आइए अब देखते हैं जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं, अर्थात ऐसे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, इन लक्षणों को देखते हैं। जैसे वृद्धि है, जनन है, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत ही आ जाते हैं। ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय या स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, प्रतिलिपि मतलब अपनी फोटोकॉपी क्लोन बनाना, है ना, जीवों को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करने पर हमें सबसे पहले कैसे लक्षण दिखाए? सुस्पष्ट लक्षण। तो हम वृद्धि के बारे में बताएंगे, जनन के बारे में बताते हैं, पर्यावरण के प्रति हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो संवेदना है, उसके बारे में हम बताते हैं, और उसके अलावा अनुकूल क्रिया करना, उसके अनुकूल क्रिया करना, पर्यावरण के अनुकूल क्रिया करना, इसके बारे में बताते हैं। तो ये सभी अद्भुत लक्षण जो है वो किस में है? बोल रहे हैं जीवों में है ना। तो यही आपको यहाँ पर आगे हमको विस्तार पूर्वक समझना है। सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। वृद्धि का तात्पर्य यहाँ पर भार से और संख्या में, भार में भी वृद्धि होना और संख्या में भी वृद्धि होना, ठीक है। बहुकोशिक जो जीव कोशिका होते हैं, बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। विभाजन होता है तो विभाजन में क्या रहेगा? एक कोशिका है तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका, दो कोशिका विभाजित होकर चार कोशिका। देखिए यदि हम यहाँ पर, ये मैं आपको एक चित्र के माध्यम से कर बताऊँ, ये एक कोशिका है तो जब इसमें विभाजन होगा तो ये एक का क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ये दो कोशिका बन जाएगी, ठीक। इसी प्रकार इन दो कोशिकाओं में फिर इस प्रकार से चार हो गया, फिर इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो रहा है? यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है और संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ विभाजन से तात्पर्य एक कोशिका को दो भागों में नहीं बांटना है कि हमने एक कोशिका इसको दो भाग में बांट दिया और हाफ हाफ हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर विभाजन से तात्पर्य उनके गुणन से होता है। किससे? गुणन से, मल्टीप्लिकेशन होता है। एक है तो दो होगा, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा डबल होते जाएगा, ठीक है। तो बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा ही संपन्न होती है। पौधों में हमेशा जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा ही यह क्रिया संपन्न होती है। परंतु प्राणियों में अर्थात जंतुओं में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, ठीक है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। समझ में आया यहाँ पर आपको कि पौधों में तो ये जो वृद्धि है वो हमेशा चलेगी, जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा ही होगा उनमें वृद्धि। परंतु प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर, विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर कैसी कोशिकाएं आ जाए? नई कोशिकाएं आ जाए। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। पहले ही आपको बताया कि दोनों, भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि, दोनों ही वृद्धि के अंतर्गत आएगा। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। समझ, प्रश्न आता है ना कि निर्जीव में कैसे वृद्धि होगी, उनके भार में कैसी वृद्धि होगी करके। तो वृद्धि तो वे करते हैं, लेकिन इनमें वृद्धि किस प्रकार होती है? उनकी सतह पर, यानी वृद्धि मतलब यहाँ पे भार में वृद्धि बोल रहे हैं ना, उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण अन्य पदार्थ एकत्र होने लग जाते हैं। जिस जगह पर कोई निर्जीव पदार्थ है तो वहां पर उसकी सतह पर अन्य पदार्थ एकत्रित होने लग जाते हैं, तो इस प्रकार उनके भार में वृद्धि दिखाई देने लग जाती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है।
इसलिए वृद्धि को जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते, क्योंकि आपको बाहर से वृद्धि दिखाई नहीं देती है। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है करके। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। जनन, अभी जैसे कोशिका विभाजन में बताया, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन होने के पश्चात जनन की प्रक्रिया के थ्रू उसमें संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस प्रकार जनन भी जीवों का क्या हो गया, एक लक्षण हो गया। तो वृद्धि के संदर्भ में आपको अभी इसकी व्याख्या की गई। बहुकोशिक जीव में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करने से है। बहुकोश के जीवों में है ना, जनन, प्रजनन जिसको बोलते हैं, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना, वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके अपने माता पिता से मिलते हैं, है ना, पूरे लक्षण तो नहीं, परंतु अपने माता पिता के जो लक्षण है वो उनकी संतानों में आते हैं। तो लगभग कहा गया है कि लगभग अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। लैंगिक जनन जिसमें लैंगिक तौर पर, अर्थात वहां पर एक मादा और एक नर, इनके द्वारा अपने संतान की उत्पत्ति की जाती है, तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन में कोई भी एक जनक के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। तो जो फंजाई अर्थात कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं। तो जीव जो है वो सिर्फ लैंगिक जनन ही नहीं करते, अलैंगिक जनन भी करते हैं। तो किन जीवों में अलैंगिक जनन होता है, तो फंजाई लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करते हैं और सरलता से ये फैल जाते हैं। बहुत सारे बीजाणु इनके द्वारा गुणन करते हैं और सरलता पूर्वक ये फैल जाते हैं। निम्न कोटि के जो जीव हैं जैसे यीस्ट है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, प्लेनेरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमय शैवाल, मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में आपने इसके बारे में अध्ययन किया भी है कि किस प्रकार अलग अलग विधियों के द्वारा जीव जगत में प्रजनन की क्रिया होती है। जब हम एक कोशिक जीव जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या तो भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं, अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन, ये दोनों शब्दों के जो उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर या बंद कामगार मधुमक्खी या फिर अनुर्वर मानव युगल। ये जो जीव है ये जनन की क्रिया नहीं करते। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। निर्जीव तो जनन की क्रिया नहीं करते और अपनी प्रतिलिपि बना ही नहीं सकते, परंतु यहाँ पर हम जीवों में भी देख रहे हैं कि कुछ जीव जनन की क्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, जिस प्रकार वृद्धि को कहा गया, क्योंकि वृद्धि आंतरिक होती है इसलिए वृद्धि को भी विशिष्ट लक्षण नहीं कहा गया। जनन में भी देखा गया कि कुछ जीव जनन नहीं कर रहे, मतलब इसको भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा रहा है। अब देखते हैं जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक हो, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं ही हैं। उपचय और अपचय, उपचय और अपचय, इन दोनों क्रियाओं को मिलाकर के उपापचयी क्रियाएं कहा जा रहा है। ठीक है। उपचय, दो प्रकार की क्रिया होती है, एक है उपचय और एक है अपचय।
ये भी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उपचय और अपचय की क्रिया, है ना। और इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, उपापचय, उपापचय। तो इसमें एक प्रक्रिया जो होती है वो संश्लेषणात्मक प्रक्रिया होती है और एक जो होती है वो विध्वंसकारी प्रक्रिया होती है, तोड़ने वाली प्रक्रिया, यानी एक निर्माण की प्रक्रिया और एक टूटने वाली प्रक्रिया है। तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसलिए यहाँ पर मैं विस्तार से इसको नहीं बता रही हूँ। चूंकि उपापचय शब्द था तो मैं इसलिए आपको बताया कि उपचय धन अपचय बराबर उपापचय। तो किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, किसी भी निर्जीव में, है ना। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परक नली में की गई उपापचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव, क्योंकि उसको जीव के शरीर से बाहर निकाल करके परक नली में हम उपापचयी क्रियाएं करवा रहे हैं, तो वो न तो जैव है और न ही निर्जीव। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपापचयी क्रियाएं जीव के अंदर जो हो रही हैं, जब होती तभी उसको हम उपापचयी क्रियाएं बोलेंगे। यदि जीव के शरीर से कोशिका को बाहर निकाला गया और उसको परक नली में उपापचयी क्रियाएं कराया गया तो उसको हम जैविक नहीं कहेंगे, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रिया है, वहां हम जैविक क्रिया करवा रहे हैं परक नली में, परंतु फिर भी इसको हम उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, ठीक है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है, इसको ध्यान रखेंगे। न ही वृद्धि को सुस्पष्ट अभिलक्षण कहा गया और न ही जनन को सुस्पष्ट लक्षण कहा गया। क्यों? क्योंकि वृद्धि आंतरिक तौर पर हो रही थी और जनन में बताया गया कि कुछ जीवों में जनन नहीं होता है, इसीलिए इन दोनों ही लक्षणों को सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं कहा गया था। परंतु उपापचयी क्रिया जो हो रही है शरीर के अंदर ही होती है, उसी को उपापचयी क्रियाएं ने जैविक तौर पर कहा गया है, ठीक है। तो शरीर का जो कोशिकीय संगठन है, शरीर का कोशिकीय संगठन अर्थात शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण माना गया है इसको, ठीक है। शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट लक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। जब हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं, संवेदी अंग आप जानते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से संवेदी अंग है, 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं ना। कौन कौन से संवेदी अंग है? आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। इनके द्वारा हम संवेदनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना। तो अपने संवेदी अंगों द्वारा हम पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्लांट्स जो है वो भी प्रकाश के प्रति, प्रकाश अगर उसे ना मिले तो वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। पानी ना मिले, ताप के लिए वो अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है। अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारक, ये सब बाह्य कारक हैं, है ना। पानी, ताप, प्रकाश, अन्य जीव, प्रदूषक, ये सब कैसे कारक है? बाह्य कारक। तो इनके प्रति पौधे क्या दिखाते हैं? प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम जो यूकैरियोट है, तो आपने कक्षा 9 में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट, है ना, प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराना, प्राचीन, ठीक है। कैरियोट का मतलब कैरियन से लिया गया है, कैरियन मतलब केंद्रक, ठीक है, प्राथमिक केंद्रक। सुस्पष्ट नहीं होता इसमें केंद्रक। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है। यू मतलब यहाँ पर ये है ना, ये वाला यू है, ठीक है। यू का मतलब यहाँ पर किससे है? सत्य से है, ट्रू, ठीक। तो उसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं, ठीक। तो प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। यानी पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उनके प्रति वो अपनी संवेदना और उसके लिए प्रतिक्रिया भी दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। देखिए, सभी जीवों में प्रजनन होता है, सभी जीवों में वृद्धि बताई जा रही है ना, लेकिन यहाँ पर यह बात
बहुत महत्वपूर्ण है कि मानव एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है, अर्थात स्वचेतन है, अपने आप से अवगत होता है। दूसरे जीवों को अपने आप से वो अवगत नहीं, स्वचेतन नहीं होती। इसलिए चेतना जो होती है जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। अन्य जीवों को मालूम है वृद्धि करना है, प्रजनन करना है, उनमें भी भार होता है, भोजन करते हैं, सब उनमें भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, परंतु वो स्वचेतन अपने आप से अवगत नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फेफड़े को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मानव के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं तो जीवों को परिभाषित करना कितना कठिन हो जा रहा है। देखिए, रोगी को क्या कहा गया, अस्पताल में देखा आपने, और वो अचेत अवस्था में, कैसी अवस्था में, अचेत अवस्था में लेटा हुआ है। उसका हृदय और फेफड़ा दोनों को चालू करने के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। तो रोगी का जो मस्तिष्क है वो कैसा है, मृतसम है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम उन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? खुद सोचिए आप। अब उसको जीव कहे कि निर्जीव कहे? क्योंकि अगर जीव कहते हैं तो जीव में तो चेतना होती है ना, और अगर निर्जीव कहते हैं तो फिर तो निर्जीव में तो जान होती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके हृदय और फेफड़ा चालू रखा गया है। तो इस प्रकार हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि अब हम इसको जीव कहें अथवा निर्जीव कहें। तो इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक अगले वीडियो लेसन में मैं आपको समझाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके आगे जितना भी जीवों के बारे में है विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।